ज्ञानदीप करण, आज जो कॉन्सेप्ट था डांसेस का, एक ही गाने पे अलग अलग कपल्स अलग अलग जगह से खुद के घरों से ही कर रहे थे, लेकिन अलग अलग सिटी अलग अलग जगह, गाना एक ही था। तो वैसे ही वो ब्रह्म का जो ज्ञान है वो एक ही है। गुरुजी वही ज्ञान हम सबको दे रहे हैं। अलग अलग जगह रहते हुए भी हम उस एक में स्थित हो सकते हैं। वो आज प्रूव हो गया कि डांस सब इतना एंजॉय करके करे हैं, इतना अच्छा से करें डांस कि सब मग्न हो गए। तो वैसे ही हम वो ब्रह्म भाव हमारे लिए सबके लिए अलग अलग है ब्रह्म भाव, लेकिन वो एक ही कार, अरे गुरुजी के लिए कर रहे हैं ना, तो वैसे ही वो ब्रह्म जब हमको देखता है, अरे मेरे लिए कर दो ना, मेरे लिए खुश हो जाओ ना, क्योंकि मैं सबके अंदर हूँ। तो जो आज कॉम्बिनेशन था वो टू गुड, ऐसा फील हो रहा था कि सब एक होते जा रहे हैं, एक ही गाने में अपने अपने स्टेप्स देके भी अलग अलग फॉर्म होते हुए भी वो एक से जुड़ गए। तो हमारा अल्टीमेट एम तो वही है, एनलाइटनमेंट, मतलब उसमें एक होना है। तो आज गुरुजी का तो बेस्ट गिफ्ट मिल गया उनको कि उनके पूरे यंग पूर्णानंदीज, they have come out the best with the best of ideas, and it's so simple for them to understand कि बस एक गाने पे डांस कर लो ना, अलग अलग जगह से बैठ के भी एक ही गाने पे डांस कर लो तो हम एक हो जाएंगे। तो वही ज्ञान गुरुजी का हम अगर ध्यान से सुनते हैं, अपना बना लेते हैं, तो हम एक हो जाते हैं। और आज गुरुजी ने तो अपना रूप अवतार ही चेंज कर दिया। मैं बोली अब ये पुराने वाइट नहीं चलेंगे, यंगस्टर्स को अगर बुलाना है, उनके साथ अगर उनको ज्ञान शेयर करना है, तो यंग रॉक स्टार तो बनना ही पड़ेगा। चेंज इज नेसेसरी, चेंज इज इनएविटेबल। नहीं, बूढ़े लोगों को भी यंग एट हार्ट रहना है। हम एज में बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे थॉट प्रोसेसेस, हमारे कंडीशन्ड माइंड को डीकंडीशन करना है। यही एक तरीका है कि हम आगे बढ़ सकेंगे स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि वहाँ कंडीशंस नहीं है, वहाँ रिचुअल्स नहीं है, वहाँ सब एक ही होने का एक ही प्रयास है। सबके एफर्ट्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज गुरुजी ने मैच किया ड्रेस, बोले अच्छा तुम ये कलर पहनी हो, मैं भी ये कलर पहन के दिखा दूंगी। वाह। फिर करण को देखे, बोली देखो करण भी वही कलर पहन के। तो गुरुजी क्या बोले, नहीं मेरे को अकेले ही रहने दो। तो बोलो चेंज करके आओ, बोले गुरुजी। ऐसे खोल दो सलमान खान, तो भांगड़ा करने वाले हो ना। तो आज एक झलक गुरुजी मेरे लाइफ में कैसे आए, और उसके बाद का थोड़ा लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी, क्योंकि ये कभी शेयर नहीं हुआ है आप लोग के साथ, छोटे छोटे डिटेल्स। और आज जब सोच रही थी वो पॉइंट्स पे, तो ऐसा लगा दैट वाज द फाउंडेशन फॉर द स्पिरिचुअलिटी। जो शादी होने के पहले मेरे फादर आए थे हैदराबाद, अकेले आए थे फादर गुरुजी को देखने, देख के फिर उनके अंकल से शेयर करे चेन्नई में कि मेरे को तो लड़का समझ में आ गया, अच्छा लगा, स्मार्ट है। तो अंकल बोले नहीं, स्मार्ट होगा सब अच्छा होगा, लेकिन मटेरियलिस्टिकली वो लोग जीरो हैं, दिखावा कर रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ियां रख रहे हैं, बट एज सच साउंड पार्टी नहीं है। क्योंकि पहले हर चीज कि बाद में भी कहीं एडवर्सिटी आए तो कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए। लेकिन पिताजी मेरे बोले नहीं, मुझे तो लड़का पसंद आ गया है, मुझे तो इससे ही शादी कराना है। लेकिन यहाँ गुरुजी नखरे कर रहे थे, वो तैयार नहीं हुए। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तब तक मेरा कैलकाटा जाना हुआ। गुरुजी को मैं देख ली थी और कैलकाटा गए कोई शादी में, तो वहां 2 लड़के और दिखाए थे। फिर मेरे फ्रेंड्स और कजिन्स पूछे, वापस आ रही थी कैलकाटा से, कि तुमको कौन सा लड़का अच्छा लगा। बोली तीनों में तो मेरे को गुरुजी ही समझ में आए, लेकिन अब देखो आगे क्या होता है। और फाइनली गुरुजी को हाँ करना ही पड़ा, क्योंकि शायद ये रचना रचनी थी। और शादी होने के बाद यहाँ जो एक कॉन्ट्रास्ट था लाइफस्टाइल में,
यहाँ पे एक फ्रीडम था, वहाँ बहुत कंजर्वेटिव फैमिली लेकिन वेरी कंटेंटेड। मेरे फादर बहुत कंटेनमेंट से रहते थे, कभी उनके कोई डिजायर्स नहीं, कुछ नहीं। लाइफ एंजॉय करो, मस्त रहो, पैसा है नहीं है, पैसा सेकेंडरी था उनके लिए, लेकिन लाइफ एंजॉय करना है फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी। बहुत मस्त लाइफ जीते थे फादर, और मम्मी का भी वैसा ही नेचर। यहाँ आते गुरुजी का तो, अरे तुम लोग कितना ऐसा ज्यादा सोचते ही नहीं हो, कंटेंटेड हो। मेरे को तो नाम कमाना है, रिचेस्ट मैन नहीं बनना है, नाम कमा के कुछ अलग करना है। और पैसा तो लास्ट प्रायोरिटी था गुरुजी के लिए भी, जैसे वहां पैसा लास्ट प्रायोरिटी था, यहाँ भी पैसा लास्ट प्रायोरिटी था। लेकिन जो आज हम टीचिंग्स आपको दे रहे हैं फैमिली हार्मनी का, डे वन से मैं जब ससुराल आई, घर में सब साथ बैठ के ही डिनर करते थे, एंड शार्प 7 o'clock इन द इवनिंग घर में एक सिस्टम था कि टाइम से सब बैठ जाना। तो गुरुजी और भी ऑफिस से आ जाते थे टाइम पे, सब बैठ के डिनर कर लेते थे, फिर 1 घंटा पूरे फैमिली मेंबर्स साथ बैठ के हंसी मजाक करना, उसके बाद अपने रूम में जाओ और जो करना है कर लो। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली हार्मनी अननोइंगली वहीं से स्टार्ट हो गई, पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ रहना, और फिर वापस एक फैमिली बैठ के हॉल में हंसी मजाक करना। तो वो जो एक नयापन जो फील हुआ वो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ सब अपने लगने लग गए। ननद थी छोटी तो फ्रेंड के जैसे, और गुरुजी को मैं देखती थी कि हर रोल में परफेक्ट थे, एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर और एज अ फ्रेंड। फ्रेंड्स बहुत थे गुरुजी के, आज भी 3-4 फ्रेंड्स जो इनके कॉलेज के हैं वो लोग भी फोन किए, विश कर रहे थे। तो गुरुजी का जो एक नेचर था, सबसे मिलजुल के रहना, व्यवहार में परफेक्ट, जो हमेशा स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद गुरुजी स्वामी जी से मैं क्वेश्चन करती थी, व्हाई इज व्यवहार इम्पोर्टेंट। आज उसका आंसर भी मिला कि गुरुजी का बेस ऑलरेडी व्यवहार परफेक्ट था, जो जैसा आया उसके सामने वैसे ही एक्ट करते थे। कोई को नीचा दिखाना, झूठ बोलना, कपट, ये सब तो जैसे डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे गुरुजी के लिए। ना हमारे फैमिली मेंबर्स में कहीं भी कोई के साथ भी ये सब देखने को ही नहीं मिला। फादर इन लॉ बहुत बहुत मॉडर्न बोल सकते हैं उस जमाने में। वो चाहते ही नहीं थे कि बहू घर का काम करे, घर में खाना बनाए या घर का काम करे, वो सब कोई भी कर लेगा, तुम लोग ऑफिस जाओ, काम करो, बड़ा नाम कमाओ। तो 2 साल तक मैंने कोशिश की ऑफिस जाना, गुरुजी के साथ ही कुछ सीखूं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आया। तो गुरुजी बोलते थे, रहने दो ना, तुम लाइफ एंजॉय करो ना, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा तुमको, मैं सब ध्यान रख लूंगा, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो 2 साल बहुत एंजॉय करी, क्योंकि डेली हफ्ते में 2-3 बार तो, क्योंकि चेन्नई से थी, कॉफी पीने का बहुत मन होता था, फिल्टर कॉफी। तो गुरुजी को बोलती थी, थोड़ा जल्दी चलेंगे ना, सरोवर होटल में इडली खा लेंगे ना, कॉफी पी लेंगे ना, आनंद भवन कभी तो कभी सरोवर, ये सब होटल्स थे उस टाइम, गोपी। तो वो जो एक डेटिंग हमारा चला उस टाइम और गुरुजी लेके जाते थे, लेकिन पंक्चुअलिटी ऑफ अभी तक चल रहा है। वो तो देख ही रहे हैं आप लोग सब कि अभी तक भी साथ में ही रहते हैं और एंजॉय कर रहे हैं उसको। डेटिंग तो चलता ही है। तो वो लाइफ 2 साल जो ऑफिस का था वो तो बहाना था, सिर्फ ये मौका कि साथ में रहेंगे, साथ में जाएंगे, लेकिन टाइम से ऑफिस पहुंच जाना। गुरुजी का एक आदत था और फादर इन लॉ का भी था कि टाइम टू टाइम ही हर काम होना। घड़ी जैसे पिताजी के लिए बोलते हैं गुरुजी की घड़ी मिलाते थे लोग, या गुरुजी भी 9-10 होता था घर से रवाना। टिफिन रेडी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो ऐसा था कि अरे उठ के जल्दी बना के टिफिन दे दो, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। तो वो पंक्चुअलिटी, और 6 o'clock से ऑफिस से निकल जाना, 6:30 घर आ जाना, वो भी फॉलो अप होता था। ये नहीं कि एक चीज फॉलो हो रहा है कि जा रहे हैं और नहीं आ रहे हैं टाइम से, वैसा नहीं। फैमिली टाइम है तो ओनली फैमिली टाइम,
ओनली फैमिली। कोई कॉल्स नहीं आते थे, कुछ भी फोन्स नहीं, कोई से बात नहीं करना। तो ऐसा फील हुआ कि कितना इजीली सेग्रीगेट करते गए। जब ऑफिस में है तो ऑफिस, और जब फैमिली है तो ओनली फैमिली, और जब फ्रेंड्स के साथ जाते थे तो ओनली फ्रेंड्स। और हर तरह से हम लाइफ एंजॉय करते थे, एवरी डे लाइफ एंजॉय करते थे। गुरुजी का एक और आदत था, बिजनेस पार्टीज हुए तो साथ में चलना है। तो बचपन से मैं मम्मी को देखी भी हूँ कि पिताजी कुछ भी बोले तो उनके साथ चले जाते थे, कुछ बहाना नहीं करते थे कि ये काम है वो काम है मैं नहीं आ सकती हूँ आप चले जाओ। कभी भी अकम्पनी करते थे तो मेरे को लगा नहीं, ये भी मेरे को करना है। गुरुजी बोल रहे हैं ना बिजनेस पार्टीज में जाना है तो ठीक है, चलो भाई बिजनेस पार्टी, जो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। जाते थे, अकेले रहते हुए भी गुरुजी कभी, लेडीज बहुत कम होती थी तो भी मेरे साथ ही रहते थे, तो कंफर्ट था। तो हर जगह वो एक अर्धांगिनी का एक रोल जो एक रहना चाहिए, वो मेरे को वो रेस्पेक्ट, वो एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्यार कि यू आर देयर, आई वांट यू, आई लव यू, वो ये तरीके से इजहार कर रहे थे। और जब फैमिली मेंबर्स रहते थे तो उनके सामने भी सबके लिए, बहन हो माँ हो फादर हो, सबको उतना ही रेस्पेक्ट उतना ही लव। तो ये जो फाउंडेशन आज अब मैं शेयर कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ये हो गया हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए। और भेदभाव था ही नहीं कोई के लिए, कोई ऊंच जाति का हो कोई नीच जाति का हो। जैसे गुजराती फ्रेंड्स थे गुरुजी के, दूसरे कॉस्मोपॉलिटन फ्रेंड्स भी थे, तेलुगुस भी थे, मुस्लिम्स भी थे। एक फ्रेंड तो इतना खास था, कश्मीरी, मुस्तफा नाम है उनका, अब शायद वो यूएस रहते होंगे। उनके घर आना जाना, उनके यहाँ खाना। और कश्मीर भी गए तो इतना ध्यान रखे उनके फैमिली मेंबर्स, हमको इतना आइटम्स बना के बैठ के टिपिकल कश्मीरी स्टाइल में खाना खिलाया। तो वो जो भेदभाव का था माइंड में आया ही नहीं, क्योंकि स्कूल में मैं भी, मेरे बहुत बोरा फ्रेंड्स थे तो वो मुस्लिम हिंदू का थॉट रहता ही नहीं था। और यहाँ आके देखी तो यहाँ भी सेम। तो ऐसे लगा कि कई चीजें हमारी जो आउटलुक है कंजर्वेटिव होते हुए भी ये सब चीजों में मैच हो रही थी। तो हिंदू मुस्लिम का नहीं था, ऊंच नीच का नहीं था। और जब बिजनेस में एकदम हाईएस्ट भी हो गए थे गुरुजी, सबसे मिलजुल के रहना, उनके जो मैनेजर्स है, उनके बच्चे, उनके फैमिली, कोई भी ओकेजन हो, सब अकेले कभी नहीं आने देते थे। पूरे फैमिली के साथ आओ, बच्चों के साथ आओ, मिलजुल के हम मनाएंगे कोई भी सेलिब्रेशन हो। और हम भी उनके घर जाते थे तो जो एक वो डिफरेंस रहता था कि ये मेरे अंडर काम कर रहा है, वो फील ही नहीं होने देते थे उनको हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। और वो ही कॉन्सेप्ट अब मैं देख रही हूँ सबके साथ। अब जब स्पिरिचुअलिटी में आप लोग सब आ गए हैं तो सबके साथ उनके लेवल पे आके आपको बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे हो ना, चलो यहाँ से आगे बढ़ो। ओ तुम यहाँ तक पहुंच गए, चलो तुम यहाँ से आगे बढ़ो। कोई कोई ये फील नहीं होने देते हैं कि तुम यहाँ ही रुक गए हो, तुम यहाँ इतना पहुंच गए हो। सबके लिए अलग अलग तरीके से उनको बताते जाते थे कि चलो आज ये सेलिब्रेशन है, आज इसका बर्थडे है, अपन चलेंगे। और कभी सडनली उनके घर पहुंच जाते थे, आज हम आ रहे हैं आपके घर, वहीं बैठेंगे थोड़ी देर। तो हर जगह जो आज कॉन्सेप्ट्स फॉलो कर रहे हैं वो ऑलरेडी इम्बाइब हो चुके थे जब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थे। और वो ही हमारा फंडामेंटल, या जो अपन बोल सकते हैं कि फाउंडेशन, वो जो थॉट प्रोसेसेस है, जो एक लाइफस्टाइल था। और गुरुजी के साथ तो मैं पूरी दुनिया भी घूम ली, क्योंकि वो साथ रखना चाहते थे। तो कहीं भी आउट ऑफ इंडिया भी जाते थे, बोलते थे तुम दिन भर तुम्हारा शॉपिंग कर लेना, शाम को अपन मिल लेंगे। तो वो बहाने से भी कहीं भी पीछे नहीं रही मैं, हर जगह साथ मांगते थे और मैं साथ देती थी। तो अब जब स्पिरिचुअलिटी आया तो वहां भी साथ मांगा और यहाँ भी उनको साथ मिला।
तो उसके कारण जो आज मिला है, शायद वो साथ के कारण ही मिला है, नहीं तो ऐसा लगता है कि क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, क्यों मिला, स्वामी जी इतना फ्रीली क्यों दे दिए। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि क्योंकि ये सब बैकग्राउंड था, एक एक्सपैंडेड व्यू था, और गुरुजी हर चीज में वैसे निपुण थे। अब देखो तो हर चीज में ही वॉज परफेक्ट। तो आज चेंज भी करें, देखो ड्रेस चेंज भी हुआ, तो ही इज रेडी फॉर द चेंजेस इन लाइफ। कि अगर हमको चेंज नहीं करेंगे तो हमको ये स्पिरिचुअलिटी भी हमको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हर चीज, थॉट प्रोसेस, हर चीज में चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू टाइम्स। और स्वामी जी तो बहुत ज्यादा गुरु जी को प्रिफर करते थे, क्योंकि एक तो हम एंड में मिले, बोलते थे जैन इज अ पेन, वो बोलने के लिए था। लेकिन जब एक सीन गुरुजी ने शेयर किया था कि मदुरै से स्वामी जी वापस आए, जब हम लोग एयरपोर्ट गए थे, हम लोग पहले आ गए थे, और 10-15 दिन के बाद मदुरै से स्वामी जी हैदराबाद आए, तो गुरुजी रिसीव करने गए। और गुरुजी के जाने के बाद एयरपोर्ट से वो 15 दिन स्वामी जी फीवर में थे, कुछ नहीं कर पाए वहां मदुरै में। तो हैदराबाद में जब गुरुजी को देखे तो ऐसे गले लिपटे, तो गुरुजी बोले ऐसा फील हुआ कि उनको एक सन मिला है। तो ये बोलने के लिए कोई कुछ भी बोलता होगा, अच्छा नहीं बोलता होगा या थोड़ा टेढ़ा भी बोलता होगा, लेकिन फीलिंग्स सबके अलग अलग रहते हैं अंदर। वो जताने नहीं चाहते हैं, लेकिन स्वामी जी ने तो जता दिया, यू आर लाइक माय सन, और ऐसा हक किए कि वो एक फीलिंग शायद गुरुजी को आज भी याद होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बैकग्राउंड है, ये बहुत ज्यादा हेल्प किया है, और वो सब जो है गुरुजी के कारण ही मिला है। आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। बर्थडे सेलिब्रेशंस में आप लोग सब इन्वॉल्व हुए, पार्टिसिपेट कर रहे हो आप लोग। हमको भी पता है कि गुरु का जब जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि हम लोग स्वामी जी का बर्थडे जब भी होता था तो ऐसे ही खुशियां मनाते थे। गुरु का जब जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो एक तो हमें ये फील होता है कि जब हम गुरु से मिले थे तो हमारा भी जन्म हुआ था उस समय। तो कहीं ना कहीं गुरु के बर्थडे के साथ में हम अपने आप के बर्थडे की भी फीलिंग आ जाती है, इसीलिए एक सेलिब्रेट करने की इच्छा करती है। आज कई लोग शेयर कर रहे थे, कोई बॉम्बे में, चेन्नई में और भी कई जगह, कि सुबह से ऐसे लग रहा है कि आज एक जश्न मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, हम कुछ खा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। तो हर किसी को कहीं ना कहीं वो एक जॉय, वो हैप्पीनेस, वो फील हो रही थी, जो हम लोगों को भी स्वामी जी के बर्थडे के टाइम में होती थी। क्योंकि जब स्वामी जी से मिले तो उनका बर्थडे इज समवेयर आवर ओन बर्थडे। और ये सच भी है, संसार में हमारा जन्म तो एक बार होता है, एक जन्म में एक बार होता है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में चल पड़े, जिनके जीवन में गुरु प्रकट हो गया, उनके जीवन में 2 जन्म माने जाते हैं। एक जन्म जो माता पिता देते हैं, संसार में लाते हैं माता पिता, उनको बड़ा करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ाते हैं। एक वो जन्मदिन होता है जो संसार में आने पर जन्म हुआ था माता पिता के कारण। और दूसरा जन्मदिन जब गुरु से मिला जाता है, हम जब गुरु से मिलते हैं तब हमारा दूसरा जन्मदिन होता है। वो जन्म होता है हमारा आध्यात्मिक जन्म। गुरु से मिलना ही हमारा आध्यात्मिक जन्म माना जाता है। तो हम वैसे बहुत लकी हैं, और आप सब लोग भी उतने ही लकी हैं कि एक ही जन्म में हमारे 2 जन्म हुए हैं। एक ही जीवन में 2 जन्म। हमारे
हमारे पास में 2 बर्थडेज मनाने का राइट आ जाता है। खासकर लेडीज सब सुन लीजिए, आप लोग अपने हस्बैंड से 2 बर्थडेज मनवा सकते हो, 2 बर्थडेज के गिफ्ट ले सकते हो, क्योंकि जितने भी लोग अभी यहाँ पर अभी जूम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब स्पिरिचुअल पाथ पे चल चुके हैं और गुरु प्रकट हो चुका है उनके लाइफ में, तो वो सेकंड बर्थडे है। जो पहला बर्थडे होता है, जो संसार में माता पिता हमारा जन्म कराते हैं, तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, माँ और बच्चे के बीच में एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो वूम में भी होता ही है। वूम में जब बच्चा होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही उसका खाना पीना ऑक्सीजन सब जाता है। तो जब बच्चा बाहर निकलता है तभी भी वो अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ में निकलता है, उसके बाद में वो अम्बिलिकल कॉर्ड काटा जाता है। वो अम्बिलिकल कॉर्ड काटते ही बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको एक अपनी पहचान, एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मिल जाती है। और जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं और हमें जब गुरु मिल जाता है और हम गुरु के समर्पण हो जाते हैं तो उसका अर्थ ये माना जाता है कि हम हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड गुरु के साथ में फिर से जोड़ देते हैं। हम गुरु की शरण में रहना चाहते हैं, अब हम गुरु के गर्भ में रहना चाहते हैं, हम गुरु के वूम में रहना चाहते हैं अब, क्योंकि गर्भ में जो बच्चे का प्रोटेक्शन है, बिना कुछ किए उसको खाना मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, उसको 9 महीने कुछ नहीं करना पड़ता है, हर चीज माँ को ही करना पड़ता है बच्चे के लिए। वैसे ही जब गुरु को हम समर्पित हो जाते हैं तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, गुरु को ही करना पड़ता है और वो ही करता है। हम तो केवल हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड उसको अटैच कर देते हैं। तो जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लग जाते हैं, वो अपना अम्बिलिकल कॉर्ड फिर से अटैच कर देते हैं गुरु को, जो माँ के गर्भ से निकलने पर काटा गया था। अब गुरु के गर्भ के साथ में उसको जोड़ करके हम सरेंडर होकर के, मुक्त होकर के जीवन जी सकते हैं, निष्फिक्र से जीवन जीते हैं, फियरलेसली जीवन जीते हैं, क्योंकि जो करना है वो उस गुरु रूपी माता को करना है, हमको कुछ नहीं करना है। कई बार ऐसे ध्यान में आता है कि गुरु ऐसा होता है जैसे हम कई बार रेस्टोरेंट जाते हैं, जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जाकर के टेबल ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वेटर आता है, हमसे ऑर्डर लेता है, तो हम कभी पनीर टिक्का मसाला, कुलचा, नान, नूडल्स, मंचूरियन, पिज्जा, कुछ स्नैक्स आदि आदि ऑर्डर कर देते हैं। वेटर चला जाता है, अब 15-20 मिनट टाइम लगता है। उस टाइम में हम क्या करते हैं? उस टाइम में हम हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को देखना, कुछ ज्ञान की बात करना या जोक करना, कुछ ना कुछ यहाँ की वहाँ की बात करते हैं, क्योंकि खाना आने में 15-20 मिनट लगता है। 15-20 मिनट के बाद में खाना आता है। हमने जो ऑर्डर किया वो खाना हमारे सामने सर्व हो जाता है, हम उसे खाते हैं। लेकिन ये 15-20 मिनट का जो बीच में पीरियड था, उस समय अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं किचन में हमारे लिए कोई पसीना बहा रहा था, कोई तंदूर के पास खड़ा था, कुलचा, नान, रोटी बना रहा था, कोई गैस स्टोव के पास खड़ा था, सब्जी बना रहा था, वहां पर उसको गर्मी लग रही थी, पसीना भी आ रहा था। हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन और कहीं कोई हमारे लिए, हमारे अच्छे स्वाद के लिए, हमारे जॉय के लिए मेहनत कर रहा था, पसीना बहा रहा था। हमारे सामने जब खाना आता है तो हम चुपचाप खाना खा लेते हैं, बीच में हंसी मजाक किया, खाना खाया, उठ के आ गए। लेकिन ये बीच का पीरियड हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई कहीं मेहनत कर रहा था। एग्जैक्टली गुरु के पास जाने पर ऐसा ही होता है। गुरु के पास जाते हैं, हम सरेंडर हो जाते हैं, गुरु से कहते हैं, गुरु जी अब हमें ज्ञान दीजिए, गुरु जी हमें ध्यान सिखाइए,
गुरुजी ये कर्म योग क्या होता है, गुरुजी ये कुंडलिनी योग क्या होता है, मंत्र क्या होता है। ये हमारा ऑर्डर हो गया बेरर को, वेटर को, कि हमें ये सब चाहिए। तो गुरु कहते हैं कि ठीक है बैठो, खाओ पियो मौज करो, मैं आता हूँ। वो जाता है किचन में, यानी वो साधना करने जाता है, अपने आप को तपाता है, अपने आप को सुखाता है, और हमको लाइफ एंजॉय करने के लिए कहता है कि तुम खाओ पियो मौज करो, और आकर के हमको वो सारा का सारा ज्ञान देता है। एक रेस्टोरेंट में जाने जैसा ही गुरु और शिष्य की रिलेशनशिप। हमको जो इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है, गुरु के पास जब जाते हैं तो बिना मेहनत के मिल जाता है, जैसे रेस्टोरेंट में बिना मेहनत के ही मिलता है। हम कोई भी किचन में जा करके तंदूरी रोटी, नान, पनीर की सब्जी नहीं बनाते हैं, हमने खाली ऑर्डर किया और बन करके आता है। स्पिरिचुअलिटी में भी जब सही गुरु के सानिध्य में चले जाते हैं तो वहां पर भी गुरु को ऑर्डर ही दिया जाता है। यहाँ पर थोड़ा ऑर्डर अलग होता है, गुरु जी नान रूपी ज्ञान दीजिए ना, गुरु जी पनीर बटर मसाला रूपी मंत्र दीजिए ना, गुरु जी मंचूरियन के जैसे हमको तंत्र मंत्र वेद शास्त्र के बारे में बताइए। यहाँ पर इस प्रकार से ऑर्डर दिया जाता है, परंतु प्रोसेस तो वही प्रोसेस है। वो जाता है, मेहनत करता है, और हमको उसका एसेंस, जो स्वादिष्ट भोजन जो हमारे मन को भाए, उस प्रकार का ज्ञान वो दे देता है। आप लोग उस स्थिति को एंजॉय कर रहे हो, हम लोगों ने भी उस स्थिति को एंजॉय किया। मुझे याद है मेरा जन्म, वैसे हम लोग राजस्थान में रहते थे। राजस्थान में एक गांव है लाडनू, लाडनू के हैं हम लोग राजस्थान में, लेकिन मेरा जन्म हुआ था यूपी में, बाराबंकी एक जगह है लखनऊ के पास में, क्योंकि मेरे दादाजी और वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो मेरी माँ का ससुराल तो वही था। तो प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे पिताजी और भी एक बार शिफ्ट हुए थे, फिर मेरी माँ वहाँ चली गई, मैं वहाँ पैदा हुआ। पैदा होने के बाद में वापस लाडनू आ गए। पिताजी बॉम्बे चले गए काम करने के लिए। उस समय तो किसी के पास कुछ नहीं होता था, फैमिली गांव में होती थी, और घर का जो भी आदमी होता था वो कमाने के लिए कोई कलकत्ता, कोई बॉम्बे, कोई कहीं चला जाता था। तो मेरे पैदा होते ही मेरे पिताजी बीमार पड़ने लग गए थे। तो मेरी दादी, एक्चुअल में मेरी असली दादी की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी। मेरी दादी की बहन, मेरे पिताजी की मौसी, उनको ही हम दादी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मेरे पिताजी को फिर पाला पोसा, हमको भी पाला पोसा। तो मेरी दादी को बहुत खराब लगा, क्योंकि मेरे पिताजी बीमार रहने लग गए मेरे पैदा होने के बाद में। तो ऐसे लगता था कि ये क्यों पैदा हुआ। तो वहाँ हमारे लाडनू गांव में एक त्रिकाल ज्ञानी मानते थे उनको, ज्योतिषी नहीं थे, परंतु किसी को भी देख करके वो कह देते थे कि भविष्य कैसा है। तो उनको बुलाया गया, उनको गुरांजी कहते थे वहां पर लाडनू में। तो गुरांजी को बुलाया गया कि भाई ये पैदा हुआ है, पैदा होते ही इसके पिताजी की तबीयत खराब रहने लग गई, तो इसका क्या भविष्य क्या है। तो उसने देख करके कहा कि 5 साल इस बच्चे के बहुत कठिन है। 5 साल, मेरे लिए कहा कि 5 साल इस बच्चे के बहुत कठिन है, ये भी बीमार रहेगा, इसके पिता भी बीमार रहेंगे, इसकी कठिनाई इसके पिता पर भी कठिन होगी, इसका पैदा होना इसके पिता पर भी कठिनाई होगी। अगर ये 5 साल के पश्चात भी बच गया, मतलब इनडायरेक्टली उसने ऐसा कह दिया था। उन दिनों में ऐसे ही बच्चे मर भी जाते थे, कईयों के बच्चे पैदा होते थे, कुछ समय के पश्चात मर भी जाते थे क्योंकि ट्रीटमेंट्स नहीं थे। तो उसने कहा कि अगर ये 5 साल बच गया तो फिर पिता की भी तरक्की होगी, और ये लड़का आगे चल करके या तो एक राजा की जिंदगी जिएगा या बहुत बड़ा संत होएगा। उस समय 60 साल पुरानी बात है, उसने गुरांजी ने ऐसा कुछ कहा। तो दादी तो बोलती थी ये पैदा ही क्यों हुआ,
मेरे पिताजी इतने बीमार रहने लग गए, मैं बीमार रहने लग गया। जो भी हो, संत बनना था और बड़ा आदमी भी बनना था, राजा भी बनना था। हाँ, बुद्धा के जैसे। तो लाइफ को एंजॉय भी करना था कुछ बड़े रूप से, और बाद में संत की जिंदगी भी जीनी थी। तो 5 साल के बाद में बच भी गए, और जैसे ही मैं 5 साल का हुआ हम हैदराबाद शिफ्ट हो गए। लाडनू केवल 4-5 साल रहे, उसके बाद हैदराबाद शिफ्ट हो गए। यहीं पूरी हैदराबाद में स्कूलिंग, कॉलेज, बिजनेस सब यहीं चला। तो जब बिजनेस में भी आ गए तो राजा की जिंदगी भी जिए, फिर बिजनेस छोड़ करके एक संत की जिंदगी भी जी लिए। दोनों जिंदगी जी ली अच्छी तरह से। वैसे मैं खाली शेयर कर रहा हूँ, किसी को बताना मत। बचपन में थोड़ा सा नटखट ज्यादा ही था मैं। अब अच्छा नहीं लगता खुद के लिए कि मैं बदमाश था, भरपूर बदमाशी थी। स्कूल से बंक करना, मूवीज जाना। मैं कुछ दिन के पहले ही गुरु माँ को बता रहा था कि मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर के स्कूल की बाउंड्री वॉल के बीच में एक बड़ा सा होल कर लिया था, तोड़ करके। क्लास से बंक करके वो दीवार के बीच में से निकल करके बाहर घूमते फिरते थे। अच्छा स्टूडेंट नहीं था पढ़ाई में, परंतु जैसे जैसे एनीवे बड़े होते गए, कॉलेज गए, तो स्कूल तक इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। बाद में कॉलेज में आने के बाद में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और डिग्री में आने के बाद में बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो गया अपने आप ही। एनीवे फिर अच्छी पढ़ाई किए, बिजनेस में लग गए। अभी भी मैं कई लोगों को कहता हूँ, मुझसे कई लोग आके कहते हैं कि हमारा बच्चा है, पढ़ता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। कई लोगों को पूछता हूँ कितने एज का है बच्चा, तो कोई कोई कहता है कि 8 साल का है, कोई कहता है 6 साल का, कोई 6 साल का, कोई 12 साल का। मैं अपना सर पलट लेता हूँ कि मैं तो 15 साल 16 साल तक तो पढ़ाई ही नहीं किया, कॉपी मार करके पास हुआ। तो मैं कहता हूँ अभी चिंता मत कीजिए, बच्चे में अपने आप चेंजेस आते हैं। बच्चे को प्यार चाहिए, जब तक प्यार चाहिए प्यार दीजिए उसको। माँ का प्यार, पिताजी का प्यार, अपने आप जब उसमें चेंज आएगा, बदलाव आएगा, तो वो पढ़ना लिखना भी सीख जाएगा। अपने आप में एक उसकी क्यूरियोसिटी जागेगी, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा बनने की क्रेविंग जागेगी। उस समय उसको पिकअप करने में टाइम नहीं लगेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। पढ़ाई लिखाई किए, फिर बिजनेस में आ गए। जो गुरु माँ ने कहा, लाइफ को हर दिन डेली बेसिस पर एंजॉय करें। बिजनेस टाइम में बिजनेस टाइम, फैमिली टाइम में फैमिली टाइम। गुरु माँ ने मुझे एक बार बहुत पहले शादी होते ही कह दिया था, एक बात कह दी थी, इसलिए मैं साथ में रखता हूँ या रखता था। आपको पता है क्या बात थी वो? उन्होंने एक बार गाना गाया था, तू जहां जहां भी होगा मेरा साया साथ होगा। तो उन्होंने गाना गा करके कहा कि तुम जहां भी होगे मेरा साया साथ रहेगा। तब मैंने सोचा साया साथ रहेगा तो साथ में ही रख लो। तो साथ में आना जाना, साथ में घूमना फिरना, सब कुछ साथ ही साथ रहा, आज भी साथ ही है। ये तो मैंने कई बार शेयर किया कि अगर शायद गुरु माँ लाइफ में नहीं होती तो शायद मैं स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस भी शायद नहीं मिलती। क्योंकि ये मेरा मानना है, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही पाथ पे चलते हैं, एक ही गुरु को फॉलो करते हैं, एक ही सब्जेक्ट होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है। एक भावना प्रधान हो सकता है, एक इंटेलेक्चुअल हो सकता है, एक ध्यान कर सकता है, एक गुरु की सेवा कर सकता है, वो अलग बात है। अगर दोनों का इंटरेस्ट एक ही गुरु में है, एक ही सब्जेक्ट में है, तो दोनों के लिए बहुत आसान हो जाता है उस जर्नी को कंप्लीट करने में। तो गुरु माँ का वो तो एक साथ रहा, अच्छे टाइम में भी साथ रहा, बुरे टाइम में साथ रहा, बिजनेस में थे जब साथ रहा, बिजनेस नहीं था तभी भी साथ रहा। ये एक बहुत रेयर फिनोमेना है, क्योंकि ये देखा जाता है लाइफ में, अच्छे टाइम में तो सब कोई साथ देते हैं, पत्नी पति सब साथ देते हैं, लेकिन बुरे टाइम में
उतना ही साथ देना कि हमको फील ही ना हो कि हमारा बुरा टाइम है। और वो भी कब, बहुत अच्छा टाइम देखने के बाद में बुरा टाइम। एक तो पहले बुरा टाइम है, उसके बाद अच्छा टाइम आया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। बहुत अच्छा टाइम देखने के बाद में फिर बुरा टाइम आए और उसमें साथ दे, ये बहुत रेयर फिनोमेना है जो गुरु माँ की स्पेशलिटी रही हुई है। अच्छे टाइम में प्लेनों में घूमते थे, 5 स्टार होटलों में रहते थे। जब बिजनेस छोड़ करके हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो आरटीसी बसेस में घूमने लगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आरटीसी बस में नहीं चलेंगे। अगर मैं कहता था कि टैक्सी कर लें या ऑटो कर लें, बोलते नहीं क्या करना है, आरटीसी बस में चलते ना। मतलब ऐसे कई बार तो पूरी नाइट जर्नी आरटीसी बसेस में की है। मुझे खुद को फील होता था, लेकिन वो कभी भी फील नहीं होने देते थे कि मेरी लाइफ को क्या कर दिया आपने, कहाँ थे कहाँ आ गए। ऐसे कई लेडीज ताना मार सकते हैं हस्बैंड के लिए, इन्होंने कभी भी नहीं कहा, उल्टा एंटरटेन करते थे। और ऐसा लगा कि शायद वो ये जो रास्ता चुने ये ही एक्चुअली जर्नी है हमारी, वो तो एक टाइम पास थी। वो बहुत बड़ी बात है, वो सोच रखना, फिर साथ देना। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत से लोगों को देखा हुआ है, अच्छे समय में सब साथ देते हैं, बुरे समय में बहुत सारा फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ताने मारना, ये सब बहुत होता है। वो एक भाग्य लेकर के आए। मैं आपको वो बचपन वाली बात बताता हूँ। जब वो त्रिकाल ज्ञानी आए थे, गुरान जी उनको जब बताए थे कि ये बच्चा क्या करेगा, तो उन्होंने कहा था 5 साल अगर जिंदा रह गया तो इसका भाग्य बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे वहां पर मैं जब छोटा था तो वहाँ लाडनू में घर में एक लेडी काम करती थी, हम तो उसको दादी कहते थे, क्योंकि पुराने जमाने में जो घरों में काम भी करते थे उनको घर वालों से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है, कई लोगों को पता है जो गांव में रहे हुए हैं, तो उनके, मेरी माँ उस काम करने वाली के पैर भी छूती थी रोज, क्योंकि सबको डर रहता था गांव में, क्योंकि वो तो गांव में घूमती रहती है, कई घरों में काम करती है, तो यहाँ पर अगर अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे तो और कहीं जाकर के कुछ कहेगी वो। तो उस डर से या एक सिस्टम भी था कि उसको रिस्पेक्ट देना है, तो मैं उनको दादी कहता था। वो लेडी, उसका कोई रिश्ता नहीं था हमारे साथ में, परंतु कुछ ना कुछ पूरे जन्म का रिश्ता था। मुझे इतना प्यार करती थी, अपने घर, हमारे घर आती थी, जो भी काम होता था काम करती थी, मुझे कंधे पे बिठा करके सारा गांव घूमती थी, और एक एक टर्म यूज करती थी, मारो भागीडो। मारो भागीडो, भागीडो मतलब जिसका भाग्य बहुत अच्छा है वो, तो मारो भागीडो। कोई भी पूछता था ये कौन है, किसको लेके जा रही है तुम गांव में, बोलते थे मेरा मारो भागीडो, मेरा मेरा भाग्य वाला, भाग्यवान है। पॉजिटिव अफर्मेशन ही हो गया ना वैसे तो ये। हो सकता है वो भी वो ही जो आशीर्वाद मिलता गया वही आपको सेव भी किया होगा। हाँ डेफिनेटली। तो मेरे भी कानों में पड़ता था भागीडो भागीडो, तो शायद अफर्मेशन हो गया। तो फिर वो दादी की बात को तो सही करना ही पड़ा था, तो भाग्य को जगाना ही पड़ा। ये भी एक, अभी गुरु माँ ने जो रिवील किया बहुत बड़ी बात है। अगर हम बच्चे को ही कान में या ये डालते जाएं कि तेरा भाग्य बहुत अच्छा है, तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा बचपन से ही, तो बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है, अगर ये पॉजिटिव थॉट्स बच्चे के डालते जाए, 90% पेरेंट्स उल्टा करते हैं। तू पढ़ नहीं सकता है, तो कुछ काम करने लायक नहीं है, तो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, तू नौकरी करेगा, तू ये करेगा, तो उसको देख वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे उल्टे लोग अफर्मेशंस करवाते हैं, परंतु होना चाहिए ये। तो वो भागीडो भागीडो, उसकी जबान, उस दादी की, उसकी भावना, हो सकता है उसका एक विजुअलाइजेशन होगा। तो एक जर्नी जो लाडनू गांव में शुरू हुई थी, आज यहाँ पहुंचे हैं, सभी का बहुत बड़ा रोल रहा। मैं मेरे पिताजी को अपना सबसे पहला गुरु, सबसे बड़ा गुरु,
फर्स्ट गुरु मैं पिता को ही मानता हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। मेरी माँ तो थी बहुत, कभी भी स्माइलिंग फेस, कोई कंडीशन नहीं। एज के हिसाब से वो इतना चेंज होती गई, इतना चेंज होती गई। जब शादी हुई तो जब हम गांव में रहते थे, सिटी में आने के बाद में मेरी शादी हो गई, तो वो सिटी के एटमॉस्फेयर को, बहुओं को फ्रीडम देना, ये सब बहुत चेंजेस आए मेरे माँ में। बट मेरे पिताजी तो शुरू से ही बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग वाले थे। पिता पहले गुरु, दूसरे गुरु राजेंद्र ब्रह्मचारी जी मामा जी, तीसरे गुरु स्वामी जी मिले। तो तीन तीन गुरु लाइफ में हो, फिर एक गुरु माँ जैसे कंपेनियन मिल जाए। यहाँ तो मैं बोल सकती हूँ मेरे को 4 अब भी है। हाँ। 4 गुरु। वैसे गुरु माँ भी मेरी गुरु ही रही हुई है। क्योंकि कंपेनियन भी गुरु ही होता है। बचपन के फ्रेंड्स होते हैं, हमें अच्छी बातें बताते हैं, सही गलत मार्ग दिशा दिखाते हैं, तो गुरु ही हो गए वो। फिर मेरे ससुराल में भी इन लॉज, आज ही सुबह याद करा था गुरु माँ के पिताजी को, एकदम 100% कंटेंटेड। मेरी जब शादी हुई थी तो बहुत छोटी सी दुकान उनकी, 4 फीट बाय 4 फीट की दुकान में बैठे रहते थे बस। वही दुकान। अपना सुबह जाते थे 10-11 बजे, कॉफी पीते थे, बैठे रहते थे। तो मैं उनको कहता था कि भाई साहब बोलते थे, मैं तो भाई साहब ये 4 फीट बाय 4 फीट की दुकान में क्या बैठते हो आप, ये दुकान को तोड़िए, पास वाली दुकान ले लीजिए, एक एस्केलेटर लगाइए। 40 साल पहले कहता था। तो बोलते थे दामाद जी ये सब आप ही करना, मैं खुश हूँ इसी में। इतने कंटेंटेड थे। और वही कंटेंटमेंट गुरु माँ में भी था। तो कहीं ना कहीं वो कंटेंटेड जो गुरु माँ थी उसका भी बेनिफिट मिला। उनको कभी कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी वो मेरी एस्पिरेशंस थी कुछ बड़ा करना, नाम कमाना, ग्रोथ करना, वो मेरी पर्सनल एस्पिरेशंस थी। गुरु माँ को खुश रखने की कोशिश सदा रही भी, और मैं मानता हूँ कि सक्सेसफुल भी रहा। आप देख लीजिए, गुरु माँ मुझसे ज्यादा स्मार्ट लगती है, मुझसे ज्यादा यंग लगती है, चेहरे पे बहुत ज्यादा ग्लो है। एक्चुअल में मैं भी स्मार्ट था। मुझे वो शिव जी और गणेश जी की एक बार बात याद आ गई। वो वैसा ही मेरे साथ कुछ हुआ था। गणेश जी ने एक बार शिव जी से कहा कि पिताजी ये क्या आप वो मुंड मालाएं पहनते हो, घंटी पहनते हो, शाम को लेके घूमते हो। तो गणेश जी ने एक बार शिव जी को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ला करके दिए। हाँ, ज्वेलरी, मुकुट, एकदम लेटेस्ट फैशन के डिजाइनर कपड़े ला के दिए। उसने कहा पिताजी आप ये पहनिए, मुझे ये अच्छे नहीं लगते। तो गणेश जी की बात मान करके शिव जी ने वो कपड़े पहन लिए, अच्छे अच्छे कपड़े, एकदम ज्वेलरी, मुकुट सब पहन करके। बहुत स्मार्ट लगते थे। बहुत स्मार्ट लगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट। मैं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट था, अभी भी है। तो जैसे ही वो शिव जी को गणेश जी ने शिव जी को देखा, इतने सुंदर लगे। 5 मिनट तो गणेश जी देखते रहे शिव जी को। फिर गणेश जी ने कहा कि पिताजी आप ये कपड़े खोल दीजिए, आप जैसे थे वैसे ही रहिए। तो शिव जी ने पूछा गणेश क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या? तो गणेश जी तो बेचारे सीधे साधे बोले पिताजी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन मैं किसी को मेरी माता से ज्यादा सुंदर नहीं देख सकता। मेरी माता से अधिक सुंदर मैं किसी को नहीं देख सकता। यही मेरे बच्चों ने कहा कि पापा आप वो सफेद कुर्ता सफेद धोती पहने रहिए, आप थोड़े टैंड रहिए, हम हमारी मम्मी से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकते। तो मुझे थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, पत्नी को खुश रखना हो तो मैं वो सैक्रिफाइस करने के लिए ऐसे सीधे साधे कपड़े, सफेद कपड़े पहनता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो स्मार्ट नहीं लगूंगा। सैक्रिफाइस करना पड़ता है, करना भी चाहिए, क्योंकि पत्नी को खुश रखने से अधिक इम्पोर्टेंट कोई भी चीज नहीं होती है।
किसी ने मुझसे कहा कि कई लोग पूछते हैं गुरुजी पत्नी को खुश कैसे रखें गुरुजी, बहुत मुश्किल हो रहा है गुरुजी। मैंने कहा मुश्किल क्या है इसमें, बहुत सीधा है, पत्नी को खुश रखना तो बहुत आसान है। बोले कैसे आसान है, कुछ टिप्स तो दीजिए। मैंने कहा देखो, जो पत्नी हस्बैंड में जो चीज देखती है आपको वो दिखाना चाहिए। बोले क्या देखती है, हमको तो समझ में नहीं आया कि आज तक क्या देखती है। तो मैंने बताया एक पत्नी अपने हस्बैंड में बहुत कुछ देखती है। हाँ करण, तुम लोग सब सुन लो कि क्या क्या देखती है पत्नी हस्बैंड में। तो मैंने कहा एक पत्नी चाहती है कि हस्बैंड अच्छे कपड़े पहने, स्मार्ट दिखे, परंतु दूसरी लड़कियों को ना देखे। स्मार्ट दिखे परंतु दूसरी लड़कियों को ना देखे, डैशिंग हो, आउट एंड आउट हो, किसी के सामने जाकर के बात कर सके, अच्छा पब्लिक स्पीकर हो, थोड़ा बहुत खाना बनाना भी जानता हो, या फिर कम से कम ऑर्डर करना तो जानता हो, स्विगी से कुछ मंगाना हो, करना हो। उसको शॉपिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो कम से कम शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड और रुपए देने में इंटरेस्ट होना चाहिए कि जाके शॉपिंग कर लो। एक गाड़ी ड्राइवर देना चाहिए, थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन का काम भी आना चाहिए उसको, कभी कभी गाना गाना भी आना चाहिए उसको, बहुत हम्बल होना चाहिए, पैशनेट और कंपैशनेट भी होना चाहिए, डैशिंग तो होना ही चाहिए, पर्सनैलिटी उसकी ऐसी होनी चाहिए कि उसके सामने सब झुके और उससे मिलकर के लोग उसकी वाइफ को भी मिले, उसकी भी प्रशंसा करे, तारीफ करे। तो ये थोड़ी बहुत क्वालिटी सी है। रिच तो होना ही चाहिए, पैसे कभी भी जेब में होने चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छी होनी चाहिए, घूमने का शौक होना चाहिए, हर महीने 2 महीने से इंडिया में। जो वाइफ को पसंद हो वो सब उसके हस्बैंड को करना चाहिए। नहीं वो करना चाहिए, लेकिन लोग मुझे पूछते हैं कि वाइफ को क्या क्या पसंद है। मैं वो बता रहा हूँ कि वाइफ को हस्बैंड में प्लम्बर भी देखती है, इलेक्ट्रिशियन देखती है, कभी काम वाली बाई नहीं आए तो झाड़ू पोंछा भी कर दे, उसको लेट उठना हो तो वो जल्दी उठ करके पानी भर दे, बर्तन साफ कर दे, रेडी रखे, ताजमहल होटल जा करके इडली मंगा ले, मतलब कोई तकलीफ ना हो। वाइफ की बात करने की इच्छा हो तो ही शुड बी ए गुड लिसनर, बात करने की इच्छा नहीं हो तो बात न करे, वहां से चला जाए। वाइफ को स्पेस चाहिए तो सारा ब्रह्मांड का स्पेस दे दे, पलंग के पीछे छूट जाए, वाइफ को डर लगे तो पलंग के ऊपर आ जाए। ऐसे मैंने थोड़ी बहुत चीजें बताई। तो लोग बोले कि ये तो शायद आप ही कर सकते हो, एनलाइटेंड लोग ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो इतना मुश्किल नहीं है पत्नी को खुश करना। आपको ये सब थोड़े बहुत छोटी मोटी चीजें, थोड़ी बहुत ही है, ज्यादा नहीं है, ये करनी आनी चाहिए। तो ये एक जर्नी रही हमारी। स्वामी जी से मिले, स्वामी जी की एक बार स्वामी जी की बात याद आती है। उनके जो स्वामी जी जब बात करते थे या कभी ज्ञान देते थे या कोई अपने लाइफ का एक इंस्टेंस बताते थे, तो ऐसे लगता था कि वो पल जो स्वामी जी सुना रहे हैं वो पल कैसा रहा होगा, उस पल स्वामी जी कैसे फील करे होंगे, और जो लोग स्वामी जी के आसपास थे उन्होंने क्या फील किया होता। वो हमको जब सुनाते थे तो हमको भी वो पल फील हो जाता था। एक बार स्वामी जी ने शेयर किया था कि जैन, आई वॉज सिटिंग नियर ए लेक एंड आई वॉज जस्ट क्वाइटली सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। कुछ यंग लड़के आए, उन्होंने पूछा कि स्वामी जी व्हाट आर यू थिंकिंग। पहले तो वो स्वामी जी को छेड़ने की कोशिश की है। स्वामी जी तो अपनी मस्ती में थे, उनको छेड़ना तो इम्पॉसिबल था। थोड़ा उन्होंने कोई टॉन्ट किया, कुछ कमेंट किया, स्वामी जी कुछ नहीं बोले, अपने ध्यान की मस्ती में थे। तब उनको लगा कि ये कोई बहुत पहुंचे हुए सेंट है, तो आकर के पूछे स्वामी जी व्हाट आर यू थिंकिंग। तो स्वामी जी ऐसे ही बैठे बैठे, आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम सिंकिंग। एक रिप्लाई सुनिए, वो ऐसे बैठे हुए लेक के पास में, किसी को भी लगेगा कोई मायूस है, कोई दुखी होगा, तकलीफ होगा, खाना नहीं खाया होगा। आज ही गुरु माँ मुझसे कह रहे थे सुबह, आप इतने मायूस क्यों है। मैंने कहा कि मायूस नहीं, आई एम सिंकिंग। मायूस तो हो ही जाते हैं ना कि
मैं मेरे भक्तों से, फॉलोअर से, शिष्यों से मिला नहीं, 4 महीने हो गए, तो गुरुजी मायूस। खाना भी नहीं खा रहे बराबर आजकल। 4 किलो वजन कम हो गया आप लोगों के कारण। आप लोगों की याद में न दिन में चैन, न रात को नींद। क्या करूं, कैसे समझाऊं पत्नी को? लेकिन गुरु माँ को तो कहता हूँ नहीं, मैं थोड़ा सा वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सारा का सारा खेल आप लोगों की याद में ही। न कुछ खाने की इच्छा हो रही है, न कहीं जाने की इच्छा। मुझे बोलते हैं आश्रम चलें क्या, नहीं इच्छा नहीं है। कहीं रेस्टोरेंट चलें क्या, नहीं इच्छा नहीं है। मैं ना ही कर रहा हूँ, 3-4 महीने से कहीं कुछ इच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोगों से मिले नहीं, आप लोगों से बातें नहीं हुई, आश्रम में गुरु पूर्णिमा नहीं हुआ। बर्थडे सेलिब्रेशंस तो इतने अच्छे होते हैं अपने, खाना पीना होता है, एंजॉय करते हैं। अभी हम एक ऑल्टरनेटिव कर तो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो फिजिकल का मजा है वो तो नहीं है। तो स्वामी जी बैठे, बोले कि आई एम सिंकिंग। उन्होंने पूछा कि यू आर सिंकिंग इन व्हाट? उन्होंने कहा आई एम सिंकिंग इन द कॉज। उन्होंने पूछा कि कॉज ऑफ व्हाट? उन्होंने कहा द कॉज ऑफ एवरी कॉज, दैट कॉज विच इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। उनको कुछ समझ में नहीं आया, स्वामी जी अपने ही मूड में। तो उन्होंने पूछा कि सर व्हाट इज योर नेम? स्वामी जी ने कहा कि दैट अनहर्ड साउंड, that unheard sound which was never uttered। फिर एक अजीब अनहर्ड साउंड, नेवर अटर्ड। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर मदर्स नेम? ऐसे ही बैठे थे, सर व्हाट इज योर मदर्स नेम? बोले कॉस्मिक विल। एंड व्हाट इज योर फादर्स नेम? कॉन्शियसनेस। क्या रिप्लाई था? फादर इज द कॉन्शियसनेस, मदर इज द कॉस्मिक विल, and my name is that unuttered sound, unheard of। ऐसे जब शुरू में हमने कुछ सुना स्वामी जी से, तो इतना दिल को छूने वाली बातें लगी। ऐसे लगा कि छोटे से 2-4 सेंटेंसेस में ही उन्होंने कितना एक खजाना खोल दिया। अनहर्ड, अनहर्ड, अनअटर्ड साउंड, कॉस्मिक विल, कॉन्शियसनेस। तो ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक विल के कॉम्बिनेशन से ही उत्पन्न हुई है। तो हमारी सबकी मदर वो कॉस्मिक विल ही है, हमारे सबके पिता वो कॉन्शियसनेस ही है। जो हमारे स्पिरिचुअल फादर है, आवर स्पिरिचुअल फादर इज कॉन्शियसनेस, आवर स्पिरिचुअल मदर इज कॉस्मिक विल। जो स्वामी जी हमको 25 साल पहले ये बात कह के गए थे। आज भी कुछ बातें आज रिवील होती है कि स्वामी जी ने क्या मकसद से कहा होगा। उस टाइम में नहीं समझ में आता था, आज समझ में आ रही है कि कॉस्मिक विल है क्या, कॉन्शियसनेस है क्या। तो हम लोग सब बहुत लकी हैं कि हमारे संसारिक माता पिता है जिन्होंने हमें संसार में लाया। फिर स्पिरिचुअल पेरेंट्स मिले गुरु रूप से, गुरु माँ रूप से, वो हमें स्पिरिचुअल पाथ पे ले जा रहे हैं। मदर की वूम से निकले, अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया गया, स्पिरिचुअल पाथ में आए, अम्बिलिकल कॉर्ड फिर जोड़ा गया, और जोड़ने से हमको पता चला कि हमारे पेरेंट्स, रियल पेरेंट्स कौन है, इस यूनिवर्स के पेरेंट्स कौन है, वो कॉन्शियसनेस क्या है, वो कॉस्मिक विल क्या है। इस प्रकार से इस जर्नी में यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी बहुत है जर्नी, आगे बहुत है। ये 2020 को निकलने दीजिए, 2021 फिर से अपना होगा। 2021 से फिर वही अपने मिलना, सत्संग, आश्रम, ऋषिकेश रिट्रीट्स, सेलिब्रेशन सब होने वाले हैं। और अभी अगले 50 साल तक ऐसे ही चलेगा। अपने लोग, मतलब अगले 50 साल तो जिंदा है अपन सब, ना हम कहीं जाएंगे ना आप लोगों को कहीं जाने देंगे। क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं हमारे जो लाडनू में स्वामी जी है वो 105 के है, तो अपने तो 115 के हो ही सकते हैं। मुझे गाना याद आ रहा है, कल परसों ही सुना था वो।
हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर हम पे न डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हम पूर्णानंदी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, जितना चाहे जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हम ब्रह्म ज्ञानी, सबसे आगे होंगे हम पूर्णानंदी, सबसे आगे होंगे हम ब्रह्म ज्ञानी, सबसे आगे होंगे हम सत्संगी, सबसे आगे होंगे हम सर्वसाक्षी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हम पूर्णानंदी, सबसे आगे होंगे हम ब्रह्म ज्ञानी, सबसे आगे होंगे हम सत्संगी। हमसे आगे कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ब्रह्म के मार्ग पे चल रहा है, जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है, जो एनलाइटन होगा, उसके आगे कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसके आगे कुछ है वहां तो हम ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। उपनिषद में पूछा गया था कि सबसे तेज गति वाली कौन सी चीज है। उपनिषद में एक आता है प्रश्न कि सबसे तेज गति किसकी होती है, तो उत्तर दिया गया कि मन की, क्योंकि माइंड को तो कोई टाइम लगता ही नहीं है, कहीं भी पहुंच जाएगा, बिना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कहीं भी पहुंच जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा जहां से अभी तक लाइट ही नहीं आई है, वहां तक भी पहुंच जाएगा। तब उपनिषद ने कहा कि मन की गति से भी तेज गति एक और है। तो पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो मन की गति से तेज गति है, तो कहा गया कि उस ब्रह्म की गति मन की गति से तेज है, क्योंकि मन जब तक पहुंचेगा कहीं पर, वहां ब्रह्म ऑलरेडी होगा। मन तो जाएगा और ब्रह्म वहां पहुंचा हुआ है। इसलिए सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हम ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म भावी, हम ही होंगे सबसे आगे। हमसे ज्यादा तेज गति वाला न कोई हुआ है न कोई होगा, क्योंकि हम पूर्ण रूप से ब्रह्म हैं। हम वो चेतन निराकार ब्रह्म ही है, हमसे तेज गति वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ये गाना हमारे लिए बहुत एप्ट है कि सबसे आगे हम ही होंगे। तो आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स ए लॉट। और आज थोड़ा सा बदला हुआ रूप, गुरु माँ ने कहा यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करना हो तो रूप बदलो अपना। मैंने कहा रिस्क आपकी है, मेरी तो कुछ नहीं है। तो मैं स्मार्ट दिखूंगा, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो बोले ठीक है संभाल लूंगी, मैं भी कम नहीं हूँ। तो आज से हम दोनों का कंपटीशन है। ये इसके नीचे भी ठीक है मेरा, दिखा दो। पाँव दिखा, थोड़ा दूर से दिखाओ। चलिए मिलते हैं। See you on Thursday. See you all. Enjoy yourself. आप लोग भी सब अपने अपने जगह कोई केक खा लीजिए, कोई मिठाई खा लीजिए, और यही सोच करके खाइए कि गुरुजी को खिला रहे हैं। आपके मुंह से उसका वो जो 4 किलो कम हुआ है ना, वो बढ़ा दीजिए वापस गुरुजी का। उसका सूक्ष्म स्वाद मैं ग्रहण कर लूंगा। आप जो भी खाओगे, जरूरी नहीं है मिठाई खाओगे, नमकीन खाइए, पिज्जा खाइए, पास्ता खाइए, कचौरी खाइए, इडली खाइए, डोसा खाइए, कुछ भी खा लीजिए। 1 सेकंड के लिए आंख बंद करके ऐसे खाइए कि गुरुजी खा रहे हैं, मैं उसका सूक्ष्म स्वाद ले लूंगा। मैं मतलब मैं और गुरु माँ दोनों। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं। सी यू, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।